केबीएस और एनबीएस भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है एजुकेशन, जहाँ का मिनी इंडिया है। भारत के कोने कोने के बच्चे जो हैं केबीएस में पढ़ते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा है। तो बच्चों को इसमें लग जाना चाहिए अभी से। रिटर्न तीनों का क्वालिफाई था? तीनों का क्वालिफाई मतलब पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी? हाँ, तीनों का क्वालिफाई था। तो आपने इंटरव्यू तीनों का दिया? स्टार्टिंग के जो 10 मिनट था वो मेरा इंटरव्यू पूरा इंग्लिश में चला। ये जो रीजनिंग मैथ जीके है ना, वो कमाल का है। यानी 20 नंबर का पूछता है और बहुत सिंपल पूछेगा। मतलब पहले ग्रेजुएशन, बीएड, सीटेड, फिर प्री, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, फिर सिलेक्शन की जितने लेयर में एग्जाम होते हैं, उतने जो जेन्युइन कैंडिडेट है उसके सिलेक्ट होने के चांस बढ़ जाते हैं। केबीएस में आके आपका माइंड ओपन हो जाएगा। जब आप अलग कुछ स्टूडेंट बंगाली हैं, कुछ गुजराती हैं, कुछ तमिलनाडु हैं, कुछ केरला हैं, तो आपको एक सोचने का नजरिया देंगे और नैरोनेस चला जाएगा माइंड का। तो केबीएस मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। नवोदय में मेरा सिलेक्शन हुआ था। बच्चों के मन में डॉक्यूमेंटेशन को लेकर, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर, एग्जाम को लेकर और इंटरव्यू को लेकर कई प्रश्न रहते हैं। इससे पहले नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन था, उसका कुछ बताना चाहेंगे? जब फैसला कर ही लिया है उड़ान का, तो व्यर्थ देखना है कद आसमान का। नमस्कार दोस्तों, मेरे से तो आप वाकिफ हैं ही। आज हमारे सामने हैं धर्मेंद्र, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत के साथ केंद्रीय विद्यालय में एक शिक्षक का पद प्राप्त किया और ये बैच 2023 का था, जिसमें इन्होंने केंद्रीय विद्यालय में अपनी एक स्थान प्राप्त की। टीजीटी का पोस्ट है और आज एक शानदार शिक्षक के रूप में केंद्रीय विद्यालय में सुशोभित है और भारत के तमाम बच्चों को, अलग अलग क्षेत्रों से आए बच्चों को शिक्षित कर रहा है। ऐसे होनहार शिक्षकों का स्वागत है और आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ये जो साल है 2025 का, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय एक साथ वैकेंसी लेकर आया है। तो आज हम विस्तार से बात करेंगे हम धर्मेंद्र से कि कैसे इन्होंने एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने के बावजूद भी केंद्रीय विद्यालय में रिटर्न और इंटरव्यू सबको क्वालिफाई करके और अपना एक स्थान प्राप्त किया। बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और आज यहाँ पर बैठा हूँ, ये आपकी प्रेरणा है, गुरु की प्रेरणा है और सेवाएं दे पा रहा हूँ, इसमें भी आपका असीम योगदान है। अगर आप मुझे उस पल ना मिले होते जिस पल मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी आपकी, तो शायद मैं आज यहाँ पर नहीं होता। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपका मैं आभारी हूँ। ये बड़प्पन है धर्मेंद्र का। ये मैंने बहुत सारे बच्चों को प्रेरणा स्रोत, मतलब हमें भी एक ख्वाहिश थी कि एक सरकारी नौकरी प्राप्त हो। जिस समय हमारे पास कुछ नहीं था, हमें भी बहुत सारे लोगों ने मदद की, हमारे गुरुजनों ने। वही जो सिलसिला है हम जारी रख रहे हैं। तो आज धर्मेंद्र से बात करेंगे, ज़्यादा इधर उधर की बातें न करके सीधे मुद्दे पे आते हैं कि धर्मेंद्र 2023 बैच में आप सिलेक्ट हुए थे। यस सर 2022 में दिसंबर में फॉर्म आए थे। हाँ, तभी वही दिसंबर हमारा भी था, वही मतलब सही बात है, वही पैटर्न है। तो इससे पहले लगा कभी केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक के रूप में जाएंगे? नहीं सर, मेरी तो रुचि ही नहीं थी इसमें, लेकिन घर वाले हमेशा गाइड करते रहे। लेकिन मुझे शिक्षा एक ऐसा प्लेटफॉर्म लगता था जिससे जाके समाज को आप बदल सकते हो। तो पापा ने बीएड के लिए बोला। मैं एक बार बीएड छोड़ चुका था और नेट कर रहा था। अच्छा। तो हाँ, तो पिताजी बोले कि वैकेंसी आती नहीं है नेट में, बहुत कम वैकेंसी है और एक बार बीएड करो। तो उसके बाद धीरे धीरे रुचि डेवलप हुई और आप जैसे लोगों का मार्गदर्शन जब मिला और केबी के बारे में जब सुना, तो रुचि ऑटोमेटिक से डेवलप होती रही सर। तो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस और इंटरव्यू पे आए से पहले मैं एक प्रश्न आपसे करना चाहूँगा कि आपकी तरह, हमारी तरह जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और पहली बार बहुत दिनों से इंतजार था कि कब केबी वैकेंसी निकालेंगे, कब केबी वैकेंसी, और ये सौभाग्य की बात है कि नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय ने एक साथ निकाला है 2025 की वैकेंसी। तो ये बच्चों के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है? ये बच्चों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और आप जैसा कि आप जानते ही हैं और सारे लोग जानते हैं, केबीएस और एनबीएस भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है एजुकेशन, जहाँ का मिनी इंडिया है। भारत के कोने कोने के बच्चे जो हैं केबीएस में पढ़ते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा है। तो बच्चों को इसमें लग जाना चाहिए अभी से, पूरा ठान के और पूरा मन बना के लग जाना चाहिए। और गाइडेंस के लिए आप जैसे शिक्षक अगर मिलते रहें और गाइडेंस आपसे मिलते रहें, तो बच्चों का कल्याण हो जाएगा। खुद स्टडी करें और गाइडेंस की जब जरूरत हो। हाँ, तो मैं इसके पैटर्न पे बात करूंगा, लेकिन मैं धर्मेंद्र से थोड़ा सा इसके सिलेक्शन प्रोसेस पे आता हूँ। तो जिस समय रिटर्न हुआ तो उसमें तैयारी अच्छी थी आपकी? हाँ, जब 2025 उस समय पैटर्न इससे थोड़ा डिफरेंट था। पैटर्न डिफरेंट था। 2 ही एग्जाम थे, एक रिटन एग्जाम और उसके बाद दूसरा इंटरव्यू और स्किल टेस्ट। हाँ, और ये दिसंबर 2023 में फॉर्म आए, 22 में फॉर्म आए। तो उस टाइम में जो था घर के काम में व्यस्त था। उस टाइम हमारे यहाँ पंचायत के इलेक्शन भी चल रहे थे। उस टाइम बड़ा शोर होता है सर गाँव में।
तो उस टाइम घर के काम में बिजी था। फिर दिसंबर लास्ट में मैं अपना किताब पेन लेके पापा ने बोला कि बरेली जाओ और तैयारी करो। बरेली से आता है उत्तर प्रदेश में। हाँ, धर्मेंद्र, हाँ। तो वहां जाकर सर जो है तैयारी शुरू की, और जब तैयारी शुरू की तो जो सिलेबस है, सिलेबस को अच्छे से कवर किया सर। एनसीईआरटी है, बाकी इसके अलावा जो बीएड की किताबें हैं मेरी साइकोलॉजी की, वो चीज़ें पढ़ना शुरू की, और धीरे धीरे तैयारी चलती रही। और फिर उसके बाद में आपसे भी मुलाकात उसी टाइम पर हो गई थी, तैयारी के टाइम ही। यूट्यूब के जरिए ही धर्मेंद्र मुझसे मिला, और बड़ा होता है क्या कि जो चीज़ आप प्राप्त करना चाहते हो वो आपको मिलेगा, बशर्ते पूरी शिद्दत के साथ आप उसके लिए लगे। हाँ। तो धर्मेंद्र उसमें से एक था, और मेहनत की, और इन्होंने अपने पद को प्राप्त किया। तो लगा कि पर्याप्त समय मिला तैयारी के लिए, या कैसा क्या? सर समय, मेरा ऐसा मानना है सर, क्षमा चाहूंगा अगर गलत कह जाऊं, कि समय कभी भी पर्याप्त नहीं होता, समय समय होता है। आपको भी अभी महसूस हो रहा होगा, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि कभी भी लगेगा कि थोड़ा और समय मिलता, थोड़ा और समय, ये नहीं सोचे, जितना मिला है उसको भरपूर इस्तेमाल करें। जी, कंटिन्यू करें। जितना समय मिला है उसका भरपूर यूज किया, और 2 महीने लगभग मिले थे तैयारी के लिए, और उन 2 महीनों को जितना भी मैं यूज कर सकता था, जितना यूटिलाइज कर सकता था, उतना यूटिलाइज किया। और पढ़ाई के टाइम पे जो एनसीईआरटी कवर है, साथ साथ पीजीटी, पीआरटी, उस टाइम बीएड वैलिड था, पीआरटी तीनों के लिए एलिजिबल था। तीनों के लिए अभी टीजीटी पोस्ट पे है। हाँ, तो तीनों में ही क्वालिफाई कर गया था मैं, लेकिन उसी टाइम पे डिसीजन आया कि बीएड में पीआरटी को बाहर कर दिया गया है। तो तीनों के लिए तैयारी की, और तैयारी में सिलेबस कवर किया गया अच्छे से, और उसके बाद रिवीजन, मनन जो था, मनन चिंतन, ये आपसे ही मिली सीख कि जितना पेड़ काटोगे तो कुल्हाड़ी ना उसकी धार चली जाएगी, तो धार लगाना बड़ा जरूरी है, और वो धार जो है चिंतन और मनन, वो आपके एक्सपर्ट गाइडेंस ने दी। ये मेहनत रहा, और बढ़िया है कि एक ही बार में आपने क्वालिफाई किया, पहले ही एक प्रयास में आपने केंद्रीय विद्यालय की नौकरी प्राप्त की। तो रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद जो पहला रिजल्ट आया, तो कैसा, मतलब पता चला, कितनी खुशी हुई? सर थोड़ा सा पहले से जाना चाहूँगा मैं इससे। हाँ। जब मैं एग्ज़ाम देने गया तो एग्ज़ाम मेरा ऐसे 7 फरवरी 12 फरवरी ऐसे का था, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी। तो एग्ज़ाम दिया मैंने, तो एग्ज़ाम हॉल के बाहर, जैसा कि आपने गाइड किया कि एग्ज़ाम से जस्ट पहले मत पढ़ना, एग्ज़ाम सेंटर में जाते हुए वो प्रेशर लाते हैं, वनडे पहले स्टडी बंद कर देना। तो वहाँ कुछ लोग पढ़ रहे थे, तो मैं देख रहा था कि यार ये लोग इतने पढ़ने वाले हैं, एग्ज़ाम से बाहर पढ़ रहे हैं। फिर दिमाग कह रहा था क्या ये पहले से नहीं पढ़े जो अब पढ़ रहे हैं एग्ज़ाम हॉल के बाहर। एग्ज़ाम दिया तो मैं उस टाइम कॉन्फिडेंट था, नंबर आएगा, क्योंकि अच्छा अटेम्प्ट किया था मैंने। लेकिन जब एग्ज़ाम से आने के दिन थे कि आज रिजल्ट आ रहा है, कल रिजल्ट आ रहा है, तो आपसे मेरी बहुत ज़्यादा बात हुई फ़ोन पे, तो वो दिल की धड़कनें बढ़ाने वाला जैसा था। लेकिन जब रिजल्ट आया सर, तो मैं घर के बाहर था शाम के टाइम, और घूम रहा था घर के बाहर, और 3 दोस्तों से फ़ोन पे बात कर रहा था मैं। अच्छा। कॉन्फ्रेंस कॉल, जिन्होंने भी केबीएस का एग्ज़ाम दिया था। तो एक दोस्त बोल रहा था कि मेरे इतने नंबर हैं, 144 नंबर है, मोर देन 80% है। दूसरा एक मेरा दोस्त था, वो बोल रहा था मेरे भी क्या है 80% नंबर है रिटर्न में। फिर मैं सोच रहा था कि मेरे तो 79% है, हाँ, और कैसे करके जो है वो आएगा नंबर। फिर उसी टाइम रिजल्ट आया, और मैंने देखा कि तीनों ही हम क्वालिफाई हो गए। अच्छा। हाँ, रिटर्न का रिजल्ट था, तीनों ही हम क्वालिफाई हो गए। रिटर्न तीनों का क्वालिफाई था? तीनों का क्वालिफाई, मतलब पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी? हाँ, तीनों का क्वालिफाई था। क्या बात है। हाँ, तो ये था सर। अच्छा, ये तीनों क्वालिफाई था? यस सर। तो आपने इंटरव्यू तीनों का दिया? नहीं, पीआरटी बाहर हो गया था उससे, उसी अच्छा, पीआरटी बाहर कर दिया, तो पीजीटी का दिया? पीजीटी का दिया सर। क्या बात है, ये तो डबल मतलब बोनस मिल गया आपको। तो ये पीजीटी का भी अनुभव बताएंगे भाई, कैसा क्या? बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात है, बहुत बढ़िया कि देखो तीनों के लिए एलिजिबल थे, और दुर्भाग्य बस पीआरटी उसी हिसाब से, बल्कि मेरे साथ लगे हुए कई जो बीएड है और पीआरटी का एग्जाम दिया और वो क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं, उस समय था ऐसा। तो अच्छा, तो इंटरव्यू कहाँ हुआ आपका? मेरा इंटरव्यू सर, टीजीटी का जो इंटरव्यू था ये हुआ जेएनयू में, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, दिल्ली। हाँ, दिल्ली। और जो पीजीटी का इंटरव्यू था वो लखनऊ हुआ। अच्छा, दोनों पहले कौन सा हुआ, टीजीटी या पीजीटी? पहले पीजीटी का इंटरव्यू हुआ सर। अच्छा, पहले पीजीटी का हुआ, उसके बाद टीजीटी हुआ। तो पीजीटी लखनऊ में हुआ? यस सर। तो फिर वहाँ सेंटर में बताइए, वहाँ पे जाने के बाद डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा कैसा क्या? हाँ सर, उस टाइम पे जब रिजल्ट आया तो मैं उससे पहले बड़ा घबराया हुआ था। रिजल्ट आने के बाद में इंटरव्यू से जस्ट पहले, हाँ, क्योंकि वो बता रही थी कास्ट सर्टिफिकेट जो चाहिए भारत सरकार का चाहिए, और भारत सरकार का आप किस कैटेगरी में मैं आते हैं? मैं ओबीसी में आता हूँ। अच्छा जी। और कास्ट सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं था भारत सरकार का, और मुझे जस्ट पहले 6-7 डेज पहले पता लगा कि भारत सरकार कास्ट सर्टिफिकेट हो। मैं बीच में रोकना चाहूंगा, जैसे कोई ईडब्ल्यूएस वाला है
या किसी तरह का डॉक्यूमेंट्स या आपके 10th 12th, तो इसलिए सर्टिफिकेट पे थोड़ा सा बात कर रहा हूँ कि आपके मन में, बच्चों के मन में कई तरह के द्वंद्व होते हैं, मतलब डायलेमा है, तो आप घबराएं नहीं, आपको मौका मिलता है। धर्मेंद्र को सुनते हैं। हाँ, तो फिर मैंने जो बहुत सारे बच्चे अलग तरह की बात बोल दी, कट ऑफ डेट से पहले का होना चाहिए, दिसंबर 2023 से ये बाहर हो जाओगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन बनवाया और फिर भगवान का नाम लेके अपने गुरुओं को नमन करके मैं गया। और वहाँ मैंने देखा बहुत सारे लोग थे जो इंटरव्यू देने आए थे, लाइन में लगे थे। हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बहुत सारे लोग ऐसे थे इनके बहुत बहुत मार्क थे, 150 प्लस थे। अच्छा। जो 85% लेके बैठे थे रिटर्न में, और मैं तो नॉर्मल था 79%। बट मैं देख रहा था उनकी साइड भी अपनी साइड भी कि क्या करना है। अब नर्वसनेस थोड़ी आ रही थी। फिर मैंने कहा नर्वसनेस जो भी हो, जो भगवान करेंगे वही होगा। एक गाना गुनगुनाया, एक आइसक्रीम खाई जेएनयू में बैठ के। अच्छा। और उसके बाद में नहीं, लखनऊ वाला पीजीटी की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं जेएनयू वाले की बात कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ हाँ। गाना गुनगुनाया, आइसक्रीम खाई, और उन लोगों के चेहरे की तरफ देखा कि ये लोग मुझसे किस मायने में अलग हैं। इनके भी 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, मेरे भी हैं, तो नर्वस क्यों हूं मैं। और वो लोग मेरा इंटरव्यू लेने के लिए नहीं बैठे हैं, वो मेरे लिए ड्यूटी पे लगे हैं। जो पैनल ये बड़ी बात है। मेरे लिए ड्यूटी पे लगे, मुझसे बात करने यथा दृष्टि तथा सृष्टि। हाँ, तो सही है, नजरिया मुझसे बात करने का उनको रुपया मिल रहा है। क्या बात। हाँ, तो ये सोच के मैं गया। बाहर मैंने देखा, जब इंटरव्यू हॉल था, रूम जो था, वेरिफिकेशन कराया फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स का। डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत नहीं, एक अंडरटेकिंग लिया कि ऑल ओवर इंडिया जॉब करना है, और कास्ट सर्टिफिकेट कट ऑफ डेट से बाद का है, और वो बनवा के सबमिट करेंगे ज्वाइनिंग टाइम पे। मतलब इनको टाइम दिया कि आप ज्वाइनिंग से पहले नया वाला जो कास्ट सर्टिफिकेट है ओबीसी का, वो आप सबमिट कर सकते हैं। आपको वो टाइम देता है। हाँ। ये नहीं कि गड़बड़ है तो आप बाहर कर दो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, और उसके बाद क्या, वेरिफिकेशन करवाने के बाद हम ऊपर गए। ऊपर था इंटरव्यू हमारा, नीचे से तो जो अटेंडेंट लेके गया वो भी बड़ा खुशमिजाज था। एक गाना उसने सुनाया, एक शायरी मैंने सुनाई। कौन सी बताइए? सर वो याद नहीं कर पा रहा हूँ अभी, लेकिन बताऊंगा। अच्छा, अच्छा, हाँ। एक गाना, मतलब लाइट कर दिया आपने। हाँ, लाइट कर दिया। उसके बाद मैं बाहर बैठ गया, 4-5 बच्चे थे बैठे हुए बाहर। तो कुछ लोग अपने नाखून चबा रहे थे, नाखून खा रहे थे, कुछ लोग कुछ कर रहे थे। तो मैं देख रहा था, मैं खुश हो रहा था, ठीक है, इनसे तो ज़्यादा कॉन्फिडेंट है मेरे अंदर। फिर कुछ लोग ऐसे झांक के देख रहे थे कि रूम में क्या चल रहा है, कैसे करके पूछ रहे हैं क्वेश्चन। उसके बाद क्या था, मैं नॉर्मल बैठा। मैंने जो था अपने गुरुओं को, अपने मम्मी पापा को याद किया कि उन्होंने पढ़ाया है, मुझे यहाँ तक काबिल बनाया है, गुरुओं ने शिक्षा दी है, यहाँ आया हूँ तो मैं अपने आप को प्रूव करके आया हूँ। और मैं इतने बच्चों में, जो लाखों बच्चे ऑल ओवर इंडिया के बच्चों ने एग्जाम दिया, और उन बच्चों में से निकला हूँ, तो कुछ ना कुछ बेहतर ही होगा। हाँ, कुछ बेहतर ही होगा। और मैं कॉन्फिडेंट से गया, वेब करके मैंने बोला मैं आई कम इन सर। कब बारी आई, मतलब दोपहर? हाँ, मेरी सुबह ही बारी थी सर। और तीसरा नंबर था, तीसरे नंबर पे आ गए? तीसरा नंबर पे इंटरव्यू था। तो वहाँ और लोगों का देखा मैंने, तो और लोग को, एक मेरे दोस्त थे, उनका नाम बताना नहीं चाहूँगा मैं यहाँ पे। हाँ, वो केबीएस में सिलेक्ट नहीं हो पाए, एनबीएस में है आजकल वो। अच्छा। वेटिंग लिस्ट आई। तो उनका इंटरव्यू मुझसे पहले हुआ, उनका सेकंड इंटरव्यू था। मैंने देखा, उन्होंने जाके अंदर नमस्ते किया। तो मुझे लगा कि ये शिक्षक की तरह कर रहे हैं, नेताजी की तरह कर रहे हैं। तो थोड़ा सा लगा, तो फिर मैंने अपने अंदर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया। और जब अंदर गया तो जो पोलाइटली जैसा आपने गाइडेंस दिया था मुझे कि ऐसे ऐसे करना है, और वैसे ही गया, मैं आई कम इन सर करके, और जाके अंदर खड़े हो गए। पैनल में 4 और 5 लोग थे। 5 लोग थे, मेल फीमेल का? हाँ, नहीं, सारे मेल थे। अच्छा। और 5 लोग थे, शायद एक डिप्टी कमिश्नर रहे होंगे, एक मुझे लग रहा था जेएनयू के प्रोफेसर रहे होंगे। वो उन्होंने बहुत क्वेश्चन पूछे मुझसे, बताऊंगा बाद में। फिर गया अंदर, तो उन्होंने देखा मेरी साइड और बोले बैठ जाओ। इतने मेरा हैंकी गिर गया, मैंने आपसे शेयर किया था। अच्छा। हैंकी गिर गया। मैंने कहा ये तो अंदर ही अंदर फील आया, ये तो बड़ा अशुभ चीज हुई। मतलब चेयर पे बैठे हुए नीचे गिर गया? हाँ, चेयर पे बैठने जा रहा था, तो हैंकी मेरे हाथ से गिर गया। मैंने कहा अब हैंकी उठाऊं मैं अपने नीचे से, तो अजीब लगेगा। धर्म संकट आ गया। और अंदर से रॉन्ग फीलिंग भी आया। फिर मैंने कहा रिले रेस स्टार्ट होती थी, पहले बंदूक से पहले हैंकी छुड़ते, रेस स्टार्ट। पॉजिटिव ही लिया, रेस स्टार्ट हुई यहाँ, डोंट लूज कॉन्फिडेंस। और फिर सर, मैंने बोला उनसे सॉरी सर, हैंकी गिर गया, उठाइए। फिर उन्होंने सर इंटरव्यू स्टार्ट किया। पहला क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। और मैंने इंग्लिश में बोला। हाँ, इंग्लिश में बोला, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। उसका मैंने बहुत प्रिपरेशन किया था। कोई कोचिंग मैंने ज्वाइन नहीं की थी, सिर्फ आपके मार्गदर्शन के अलावा। मेरे सारे मित्र ने कोचिंग ज्वाइन की थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि कोचिंग जो है वहाँ जो करवाएंगे मॉक वो इतना गाइडेंस नहीं दे पाएगी जितना आपने दिया मुझे, हर छोटी छोटी चीज़ का, क्योंकि आप वो चीज़ें देखी थी, आपने, आप पहले से ही उस जगह हैं।
तो उसके बाद मैंने बड़ा प्रिपरेशन किया कि कौन से क्वेश्चन के बाद कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, क्या क्या। तो अपने बारे में बताया, पिताजी के बारे में पूछा, KBS क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, वाई यू वांट टू ज्वाइन KBS, ये पूछा। फिर पूछा वाई आई सिलेक्ट यू, मतलब अच्छा, हाँ ऐसे पूछा। और मैंने उसमें एक लाइन बोली, आई थिंक आई एम ए जेनेटिकली टीचर। वो मतलब पिताजी केंद्रीय विद्यालय में है धर्मेंद्र के, हाँ, कौन से पोस्ट पे थे? हाँ, अभी हैं या है HM अच्छा, हाँ HM है अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इनको एक केंद्रीय विद्यालय का वातावरण पहले से भी मिला, ये एक फायदा तो है। हाँ, तो वो उसने एकदम से बीच में रोका, बोले कैसे यू थिंक दैट यू आर जेनेटिकली टीचर, जीन तो अलग होते हैं और टीचर कैसे। फिर मैंने उनको थोड़ी सी साइकोलॉजी बोली। मैंने कहा आप पर्सन मेक बाय हिज इन्वायरमेंट और सराउंडिंग, 80% पर्सन मेक बाय द सराउंडिंग्स। तो माई फादर इज टीचर, माई ग्रैंडफादर इज टीचर, माई फूफा इज टीचर, नाना इज टीचर, पूरा ऑल सराउंडिंग इज अ टीचर। तो आई थिंक दैट ये मेरा वातावरण में वातावरण हो गया, वातावरण इसलिए मैं थिंक करता हूँ। फिर अच्छे धीरे धीरे वो फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ आए। तो इंट्रोडक्शन मतलब इसमें एक सलाह ये है कि कई लोग भाषा को लेकर चिंतित रहते हैं कि केवल इंग्लिश में बात, कई इंग्लिश मीडियम के बच्चे ये सोचते हैं कि मैं हिंदी में पूछने लगेंगे तो मैं नर्वस हो जाऊंगा, या हिंदी मीडियम ज़्यादातर बच्चे उनको लगता है कि कहीं केवल इंग्लिश में बात करेंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, इंट्रोडक्शन और प्लस ये सारी बातें थोड़ी सी इंग्लिश में करेंगे तो केंद्रीय विद्यालय है, एक प्लेटफॉर्म है, तो वो एक एक्सपेक्ट करता है इतना। तो जैसा कि धर्मेंद्र ने बताया ये बढ़िया था। तो इंट्रोडक्शन के अलावे कोई आपके सब्जेक्ट से क्या कुछ ऐसा याद हो? इंट्रोडक्शन में बताता हूँ, ये इंग्लिश वाला और हिंदी वाला में, हिंदी मीडियम से सर, और मुझको भी बड़ा दिक्कत आई। पहले से सोच गया कैसे इतनी इंग्लिश बोलूंगा, वो लोग बड़ा खतरनाक वाली इंग्लिश बोलते होंगे। तो मैं इंग्लिश में मैं चीज़ें रट के गया था बहुत सारी, और बहुत प्रैक्टिस की थी उनके लिए, शीशे के सामने खड़े होकर, जैसे आपने बताया, आगे के लिए लिख के सारी प्रैक्टिस की थी। और मैं एक सेंटेंस जो है बड़ा तेज बोला, फास्ट स्पीड में। अच्छा, तो बोले स्लोली जरा आराम से। हाँ, मैंने कहा सर आराम से बोल रहा हूँ, नॉर्मल स्पीड है। बोले नॉर्मल है तो ठीक है बात करो। तो हिंदी इंग्लिश का कोई था, मैं स्टार्टिंग के जो 10 मिनट था वो मेरा इंटरव्यू पूरा इंग्लिश में चला। स्टार्टिंग के इंटरव्यू जो इंट्रोडक्शन था और जो पर्सनल हॉबी, स्ट्रेंथ से एक क्वेश्चन पूछा मैंने, मुझसे बोला कि व्हाट इज योर वीकनेस। तो मैंने कहा माई वीकनेस इज आई एम सबमिसिव इन द रिलेटिव्स, मतलब दब्बूपन है थोड़ा, रिश्तेदारों के बीच में बोल नहीं पाता हूँ, बाकी बड़ा ओपन हूँ मैं। सीधी बात है। कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चंस हैं जैसे इंट्रोडक्शन को लेकर है कि सिलेक्ट क्यों करूँ आपको, आपका बैकग्राउंड, सब्जेक्ट नॉलेज, ये सब तो ये आप तैयार करके जाएं। केंद्रीय विद्यालय क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन केंद्रीय विद्यालय, तो ये इस प्रश्नों का उत्तर आप बढ़िया से तैयार करके जाएंगे। और इस बार इंटरव्यू का जो रेशियो है वो 15% वेटेज है, मतलब यस सर, तो ये थोड़ा कम किया है। यस सर भाई, लेकिन 5% भी करे या 30%, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तैयारी तो उतनी करनी पड़ेगी। तो आप, और नंबर ऐड करेगा आपका, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, तो ये अच्छी बात है। तो आपने बताया, फिर आगे उसके बाद मुझसे मैंने दूसरा वीकनेस बताया उनको। मैंने कहा आई थिंक आई एम ओवर थिंकर। दैट टाइम ही इंटरप्रेट, मतलब क्या, उसने बीच में रोका उन्होंने और बोले ओवर थिंकिंग इज द योर वीकनेस। मैंने कहा सर आई थिंक आई थिंक सो। बोले व्हाट यू ओवर थिंक, क्या सो मेनी थॉट कम इन माई माइंड में आते हैं और उसके बाद में उलझ जाता हूँ। तो बोले दिस इज नॉट योर वीकनेस, वीकनेस नहीं है आपकी, ये मजबूती है। जब बहुत सारे थॉट आते हैं, द्वंद्व चलते हैं, तो एक न्यू थॉट का जन्म होता है। ओवर थिंकिंग आगे से बोलना, तो पॉजिटिवनेस बोलना अपनी, वीकनेस नहीं। तो मैंने उसके बाद उनको बोला थैंक यू सर, सॉरी नहीं बोला। मैं सोच के गया था कि कोई भी नेगेटिव, जैसे आपने बताया था कि नेगेटिव रिप्लाई नहीं देना है, सॉरी। जब वो कुछ आपको ऐड करे तो थैंक यू बोलना है, पॉजिटिवली ट्रीट करना है उनको। तो मैंने थैंक यू बोला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सिखाया हुआ काम आया। हाँ बिल्कुल सर, बहुत ज्यादा काम आया। तो जबरदस्ती मुजफ्फरनगर में आए और बढ़िया है, हमने वहाँ पे भी प्रैक्टिस करवाया अपना, एक मॉक टेस्ट है ऐसा। ये अच्छा है कि कहे सर कोचिंग नहीं ज्वाइन करना मुझे। और मैं आप सबको बता दूं कि ये जो नया पैटर्न आया है धर्मेंद्र, इसमें रीजनिंग, मैथ, जीके, इंग्लिश, ये सारा पूछ रहा है। मतलब ये पहला जो प्री होगा, मतलब क्वालिफाइंग होगा वो, लेकिन उसकी तैयारी के लिए शानदार पैटर्न है। मतलब रीजनिंग, मैथ, जीके मैं बहुत बेहतर आपको तैयारी करवाऊंगा, गाइड करवाऊंगा। और दिल्ली में हूँ, आप सबको मेरी आवश्यकता हो तो मैं पूरी तरीके से, जिस तरह से कई बच्चों को सिलेक्ट करवाया हूँ, निखिल है, धर्मेंद्र है, कई नाम आप नहीं जानते कई नाम, मेरे दोस्त भी है एक, हाँ, जो बताता रहता है। तो आप, द्वार खुला हुआ है। और मैं भी एक सपना देखता था कि ऐसे सरकारी नौकरी हो,
केंद्रीय विद्यालय तो बहुत रेप्यूटेड है। भारत सरकार का एक कोई भी शिक्षा की नीति लागू करनी हो तो केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय को याद किया जाता है। तो आप सबके लिए ये जो रीजनिंग मैथ जीके है ना, वो कमाल का है, यानी 20 नंबर का पूछता है और बहुत सिंपल पूछेगा। थोड़ा सा इंटरव्यू से पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि जो नया पैटर्न बदला है, तो उसमें पैटर्न बदलने के कारण बच्चे नर्वस है कि सर पहले बीएड करो फिर सीटेट करो, मतलब पहले ग्रेजुएशन, बीएड, सीटेट, फिर प्री, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, फिर सिलेक्शन, सब ज़्यादा है। लेकिन मैं आप सबको धर्मेंद्र, मुझे लगता है, मैं अपनी राय रखूंगा कि जितने लेयर में एग्जाम होते हैं उतने जो जेन्युइन कैंडिडेट है उसके सिलेक्ट होने के चांस बढ़ जाते हैं। कैसा लगता है? ये बिल्कुल सही बात है। जितने लेवल के एग्जाम होगा तो जेन्युइन कैंडिडेट के चांस बढ़ेंगे। हाँ। जो बच्चा जो लगा हुआ है तैयारी में धीरे धीरे करके, और जो नॉर्मल सिलेबस है जो आप पढ़ाते हैं, हाँ। बहुत सारे स्टूडेंट को आपने पढ़ाया है, हाँ। जो प्रीमियर रीजनिंग, हिंदी, मैथ, इंग्लिश जो है, कंप्यूटर है, तो उसको क्वालिफाई, वो सिर्फ क्या है, क्वालिफाई नेचर का है। और उसमें जो असली कैंडिडेट है, जो असल कैंडिडेट है, वो आएंगे सब्जेक्ट के लिए। तो सबसे पहले क्या है, वो उसकी तैयारी जो है आपको सेल्फ से करना है। सर का गाइडेंस आपको मिलेगा लगातार। सर बहुत टाइम से एसएससी के बच्चों को, रेलवे के बच्चों को पढ़ा रहे हैं सर। तो उसकी तैयारी करना है लगातार। और उसके बाद क्या है, इंटरव्यू की जो है मेंस जो है डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट का, उसकी साइड जाना है धीरे धीरे। लेकिन जेन्युइन कैंडिडेट के लिए चांस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए। ये आपके लिए सुनहरा अवसर। और नवोदय ऐड कर दिया सर। नवोदय एक फॉर्म में दोनों। हाँ सर, उसमें चॉइस मांगेंगे, मैंने सुना, मैंने ये रीड किया, उसमें चॉइस मांगेंगे नवोदय के लिए, नवोदय केबीएस भर्ती। तो एक फॉर्म में दोनों ही है, और फॉर्म का फीस भी एक का ही जाना है। हाँ, पहले अलग अलग जाना था, 1000 रुपए केबीएस के, 1000 नवोदय के। अब क्या थोड़ा बढ़ा दिए, दोनों का एक ही है। उसके बाद चॉइस फिलिंग लेंगे, और जो भी अच्छा लगे, जैसा कि जहाँ जाने का इच्छा हो, रेसिडेंशियल में वर्क करना है, पूरा बच्चों को देना है, परिवार की तरह रहना है, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, तो नवोदय भर सकते हैं। और चाहना है कि हमारा लाइफ स्टाइल अलग अलग जाना है, और हमको एक लिमिटेड आवर लाइक ए प्रोफेशनल मल्टीनेशनल कंपनी जैसा वर्क कल्चर चाहिए, और छुट्टियां पर है, तो केंद्रीय विद्यालय है। और केंद्रीय विद्यालय के बारे में मैं एम्प्लॉई हूँ, थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि जो कल्चर आपको केंद्रीय विद्यालय में मिलेगा, वो दुनिया में, भारत के किसी भी स्कूल में नहीं मिलेगा। आपको वर्क करते हुए लगेगा कि हम किसी प्रोफेशनल कंपनी में वर्क कर रहे हैं, डाइवर्स। और उसके बाद जो अलग अलग चीज़, जो ट्रेनिंग आती है, ट्रेनिंग में बहुत मजे आते हैं। उसके बाद जो सीखने को मिलता है वो अलग मिलता है। और केंद्रीय विद्यालय का टीचर वैसे तो हमेशा जवान ही रहता है उसकी, क्योंकि टीचर आल्सो मेक बाई कंपनी, और उसकी कंपनी जो है बच्चों से होती है, जवान से होती है, यंग रहता है। लेकिन केबीएस में आके आपका माइंड ओपन हो जाएगा, जब आप अलग कुछ स्टूडेंट बंगाली हैं, कुछ गुजराती हैं, कुछ तमिलनाडु हैं, कुछ केरला हैं, तो आपको एक सोचने का नजरिया देंगे, और नैरोनेस चला जाएगा माइंड का। तो केबीएस मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। नवोदय में मेरा सिलेक्शन हुआ था सर। अच्छा। हाँ सर। कब? यही वाला जो साथ में हुआ था, जो केबीएस से जस्ट पहले। अच्छा। नवोदय, उसमें मेरे पिताजी ने बोला कि अपनी चॉइस है। हाँ, कि जो है केबीएस में तैयारी करो, केबीएस में हो जाएगा। और केबीएस जो है ज़्यादा अच्छा है। वो अपनी पर्सनल चॉइस है। हाँ, पिताजी ने ऐसा बोला। हाँ। और मुझे ऐसा लगा, अरे पिता पहले से है तो बेहतर जानते हैं केंद्रीय विद्यालय। हाँ। बताओ, तो ये इतने अनुभव लेके समेट के, अच्छा नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन लिया, पीजीटी के इंटरव्यू में गया, पीआरटी का प्री क्वालिफाई किया, ये सारे अनुभव लेके, और केंद्रीय, तो यदि हमारे बच्चों के मन में डॉक्यूमेंटेशन को लेकर, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर, एग्जाम को लेकर और इंटरव्यू को लेकर कई प्रश्न रहते हैं, यहाँ पर मैं कवर करने की कोशिश तो करूंगा ही। इसके अलावा कोई प्रश्न रहता है तो क्या आप बच्चों की मदद करने के लिए तैयार, ये मतलब आश्वासन चाहता हूं धर्मेंद्र से। मैं बिल्कुल तैयार हूं, और मेरे गुरु तैयार हैं, तो जो शिष्य जो है अपने आप ही तैयार है। हाँ, गुरु के साथ शिष्य हमेशा मैं बिल्कुल तैयार हूं। और जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके लिए कोई चिंता ना कीजिएगा। जो अपने डॉक्यूमेंट्स है, जो नोटिफिकेशन दिए हैं, वो तैयार करवा लीजिएगा। और तैयार नहीं भी है तो वो एक अंडरटेकन लेते हैं, और तब ज्वाइनिंग टाइम तक तैयार करवा लीजिएगा, या इंटरव्यू टाइम तक। अभी ओबीसी इस तरह, हाँ बताओ। हाँ, ओबीसी में जो है एससी का तो जो एक ही बार बनता है, उसके तो कोई जनरल के लिए चाहिए नहीं। और क्या है, जनरल में ईडब्ल्यूएस का कई बार, ईडब्ल्यूएस और उसका चाहिए ओबीसी एनसीएल। तो लेटेस्ट अभी बना लेंगे तो काफी है वो। हाँ, अभी बना लेंगे तो काफी है। ओबीसी एनसीएल में खास तौर से ध्यान देना है, वो बनवा लेना है जो ओबीसी एनसीएल है, और भारत सरकार का बनवाना है। कई बार नाम में स्पेलिंग में डिफरेंस होता है, कई इस तरह की बातें सुने। नहीं सर, मैंने वहां देखा लोग पहले से बहुत तरह की अफवाहें कर रहे थे, लेकिन अगर कोई डिफरेंस भी है तो वो अंडरटेकन लेते हैं, एफिडेविट लेते हैं, और उसके बाद अलाउ कर देते हैं। मतलब 10th के नाम में आपका मान लीजिए डबल ई है, कहीं पे आई है, फादर में कोई दिक्कत है, तो इस सब को दिमाग पे हावी नहीं होने देना, आपकी तैयारी इफेक्ट होगी।
उसके लिए आपको एक एफिडेविट लेगा, उसमें कहेगा कि ये और ये व्यक्ति सेम नाम का है, भविष्य में इस तरह का कोई दिक्कत आएगी तो मैं मतलब हाँ, ये स्वयं कर जिम्मेदार पाऊँ। तो वो है, हाँ। तो इसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद भी आपका कोई प्रश्न रहता है तो कमेंट करें, हम आपके प्रश्नों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे, तत्पर रहेंगे। अब आते हैं धर्मेंद्र से पूछते हैं, तो जेएनयू में मतलब टीजीटी का इंटरव्यू होने के बाद मतलब कितना देर लगभग इंटरव्यू चला? मेरा इंटरव्यू लगभग चला था 35 मिनट। 35 मिनट, यानी कि 35 जितना मिनट। लंबा ड्यूरेशन होता है, माना जाता है कि वो पॉजिटिव सिग्नल है। उनको शायद मुझे लग रहा था कि मुझसे बात करते हुए बड़ा एंजॉय फील हो रहा है। ये अच्छी बात है। हाँ, अच्छा, कुछ कहा टॉपिक पढ़ाने को? हाँ, टॉपिक भी कहा। टॉपिक से पहले टॉपिक मुझसे बोले कि पढ़ाइए आप, तो मैंने कहा सर कौन सा टॉपिक? बोले आप कुछ तैयार करके नहीं आए हो क्या? मैंने कहा तैयार करके आया हूँ सर। तो बोले कौन सा टॉपिक? मैंने कहा फेडरलिज्म तैयार करके आया हूँ सर, 10th क्लास का 2nd चैप्टर। तो उसके बाद बोले अच्छा फेडरलिज्म पढ़ाओगे आप, और कुछ टॉपिक तैयार नहीं है? मैंने कहा आप जो बोल दीजिए वो पढ़ाऊंगा सर, बट मेरी एक इच्छा है सर कि मेरा ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी सब्जेक्ट नहीं रहा है, मेरे हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस रहे। अगर आप इनमें से दोगे तो आपकी बहुत कृपा होगी सर। अच्छा, ये कहा? हाँ, मैंने कहा सर। बड़ी बात। हाँ, ये मुझे कहना ज़्यादा अच्छा लगा, उचित अगर अंदर रखने से वो बात उल्टी पड़ सकती थी, तो इसलिए मैंने कह दिया। और वो बड़ा स्माइल दी उन्होंने, बोले जो आप तैयार करके आए वो पढ़ाइए। तो मैं गया बोर्ड पे। जनरली 99% कैंडिडेट ने ये बताया, हाँ, कि सीधे कहता है कि आपको जो तैयार है आप एक टॉपिक हमें पढ़ा। हाँ। तो उसके बाद मैंने फेडरलिज्म उनको मैंने सोच लिया, जब पढ़ाते टाइम जा रहा था, बोर्ड और चेयर के बीच एक डिस्टेंस थी। अच्छा, जो रूम था वो केवी का ही था? हाँ, जेएनयू का केवी वाला। हाँ, जेएनयू। तो एक डिस्टेंस थी, और उसके बाद में मैं डिस्टेंस को कवर किया, और मैंने उस डिस्टेंस कवर करते हुए जो 10 मीटर की डिस्टेंस थी, उस 10 मीटर में 10 बातें लगभग सोच ली मैंने कि ये वो 10 कदम की दूरी 10 मील से दूर नहीं। हाँ, 10। तो उसके बाद मैंने सोचा ये बच्चे हैं, पढ़ाना है इनको, ये नहीं सोचना है मेरे बॉस हैं, अफसर हैं। मैं गया और मैंने बच्चों की तरह ही उनसे गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, ऐसे स्टार्ट किया। और फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग है सिविक्स में, तो मैंने पावर शेयरिंग से कनेक्ट किया उस टॉपिक को, और पावर शेयरिंग कनेक्ट करते हुए फिर फेडरलिज्म पे लेके आया, उससे पढ़ाना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद पढ़ाते हुए उन्होंने भाई बोर्ड पे क्वेश्चन, फिर क्या बोर्ड साफ करने का, जो बोर्ड कैसे रफ करते हैं, ये आइडिया भी आपने बताया था कि तो बोर्ड कौन सा वाला था? वो ग्रीन बोर्ड था, ग्रीन बोर्ड, चौक से लिखने वाला। चौक से, ये आइडिया आपने बताया। इसका आपको सभी को ध्यान रखना है कि बोर्ड कैसे रफ करना है लिखने के बाद में, और कैसे खड़ा होना है बोर्ड के आगे, ये जरूर सीखना है। अब एक और बात है कि केंद्रीय विद्यालय में डिजिटल स्मार्ट बोर्ड भी आ गया है। हाँ, बहुत ज्यादातर में, अब मुझे लगता है जब तक इंटरव्यू होगा तब हाँ, तक लगभग कवर कर लेगा स्मार्ट बोर्ड। उसमें कोई बात नहीं है। हो सकता है कि वो व्हाइट बोर्ड रखे, कोई भी बोर्ड रखे, तो आपको इसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहना। कोई वो मैं करवाऊंगा और चिंता की बात नहीं है। डिजिटल स्मार्ट बोर्ड पे भी प्रैक्टिस यदि देता है तो। हाँ, उसके बाद सर उन्होंने जो मैंने टॉपिक पढ़ाया तो उन्होंने क्वेश्चन पूछने स्टार्ट किया, और क्वेश्चन बहुत सारे पूछे। क्या है जो फेडरलिज्म है वो क्या है, कितना लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया में, पंचायती राज कब आया, सारे क्वेश्चन के जवाब में देता रहा। एक क्वेश्चन उसने पूछा कि जो है जो शक्तियों का पृथक्करण है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, जो सूचियां हैं उनके बारे में बताओ, सब्जेक्ट बताओ। मैंने एग्जांपल बताए, सब्जेक्ट बचाए कुछ। फिर वो ले आ जाइए, बैठ जाइए। मैं बैठा, बोले पानी पी लीजिए। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा थैंक यू सर, प्यास नहीं लगी है मुझे। बोले पी लीजिए ना, थोड़ा सा प्यास नहीं लगी, फिर भी बात करने में थोड़ा सहज होंगे। तो मैंने कहा थैंक यू सर, प्यास नहीं लगी है मुझे, और थैंक यू मैंने दोबारा से बोला। फिर बोले अच्छा मुझे ये बताइए कि आपने सारी चीज़ें बताई, ये बताइए जीएसटी कौन सा सब्जेक्ट है, जीएसटी रेसिडरी पावर है या नहीं है, अपशिष्ट शक्ति है या नहीं है। अब मुझे पता था जीएसटी मतलब जो लिस्ट की बात होती है, यूनियन और स्टेट और कॉन्करेंट, हाँ, उसमें। अच्छा, हाँ, उसमें को अपशिष्ट शक्ति है कौन सी, जीएसटी। अब मैं उस टाइम मुझे पता था आंसर, लेकिन मैं कंफ्यूजन हो गया। उसने इतने अच्छे से पूछा कि जीएसटी अपशिष्ट शक्ति है या नहीं है। अब मुझे पता था आर्टिकल 279 में है। तो मैंने कहा सर हाँ, ये अभी जो संशोधन करके बनाया गया, लाया गया जीएसटी केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, 2 तरीके से डिवाइड है। बोले नहीं, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, अपशिष्ट शक्ति है या नहीं। तो मैंने वहाँ पे मैं कंफ्यूजन में था, और गलत आंसर देने से अच्छा था कि मैं सही आंसर दूँ उनको। मैंने सीधे उनसे बोला सर आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज, लेकिन नेक्स्ट टाइम आई विल टीच दिस टॉपिक, आई डेफिनेटली रीड दिस, और ये एग्जाम्पल आपका मैं इंक्लूड करूँगा, और थैंक यू सर फॉर टेलिंग मी। वो हैप्पी हुआ मेरे आंसर सुन के। अगर मैं गलत आंसर देता तो यही मेरे मार्क नेगेटिव मार्क जाते। तो मैंने उनको सही आंसर दिया कि सर थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, और अगली बार जब मैं पढ़ाऊंगा तो पढ़ के पढ़ाऊंगा ये चीज़।
तो उनको बड़ा हैप्पी आंसर लगा, सच आंसर लगा, जेन्युइन आंसर लगा, हैप्पी हुए। उसके बाद एक दूसरे सर थे जो JNU से जो थे, मुझे लग रहा था वो प्रोफेसर होंगे हिस्ट्री के, उन्होंने इतने बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछे। क्या? उन्होंने पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा, अच्छा आपने हिस्ट्री से मॉडर्न हिस्ट्री से किया है हमें? मैंने कहा यस सर। बोले फेवरेट पहले बोले कौन सा पार्ट हिस्ट्री में फेवरेट है आपका? तो मैंने कहा सर फेवरेट तो ऐसे कुछ नहीं है, हिस्ट्री पढ़े हैं हिस्ट्री के स्टूडेंट की तरह, पूरी हिस्ट्री फेवरेट है सर। नहीं बोले नहीं पार्ट बताइए। तो मैंने कहा पार्ट बता रहा हूँ सर, गांधी एरा। बोले बहुत बड़ा है, फंस जाओगे। मैंने कहा सर फंस जाएंगे वो तो अलग ही सर, ज्ञान तो गंगा है सर, जितना ले पाए हैं सर उसमें से बताएंगे, लेकिन कोशिश किया जाएगा। गांधी एरा अच्छा लगता है। बोले एक टॉपिक और बताइए। मैंने कहा 1857 की क्रांति अच्छा लगता है। फिर वो बोले अच्छा ये बताइए गांधी अम्बेडकर क्या है? गांधी जी और अम्बेडकर क्या है? आपने बहुत पढ़ा होगा किताबों में इन दोनों के बारे में, क्या है? तो मैंने कहा गांधी जी और अम्बेडकर के जीवन परिचय के बारे में बताना शुरू किया। बोला ना आई डोंट वांट दिस आंसर, आई वांट योर थॉट, व्हाट डू यू थिंक। किताबों में पढ़ा भूल जाओ, जो सुना भूल जाओ, व्हाट्सएप पे पढ़ा भूल जाओ, अपने विचार बताइए। तो थोड़ा सा मैं रुका, 2 सेकंड के लिए रुका हूँगा, और मैं समझ गया ये आंसर मेरा इंटरव्यू जज कर रहा है, सब्जेक्ट नॉलेज जज कर रहा है, और यही आंसर मेरा जो है, यही आंसर मेरा इंटरव्यू मुझे सिलेक्शन दे देगा, और यही क्वेश्चन मुझे फेल भी करा सकता है। एक टीचर का थॉट क्या है, क्योंकि वो बहुत सारे बच्चों के माइंड को मॉनिटर है। हाँ, मैं समझ गया ये क्वेश्चन करा। तो मैंने कहा सर मैं ऐसा थिंक करता हूँ, गांधी और अम्बेडकर दोनों अलग व्यक्तित्व नहीं है, दोनों ही एक सिक्के के 2 पहलू हैं। एक सिक्के के 2 पहलू हैं, और ऐसा मेरा मानना है। किताबों में जो लिखा है, डॉक्यूमेंट्री जो देखी है मैंने, वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन मेरा थॉट ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं। एक हृदय परिवर्तन के द्वारा समाज बदलना चाहता था, और एक कानूनी व्यवस्था के द्वारा समाज बदलना चाहता था। उसे बड़ा अच्छा लगा। फिर वो बोले कौन कानूनी व्यवस्था से बदलना चाहता था और कौन हृदय परिवर्तन से बदलना चाहता था? मैंने कहा गांधी जी जो समाज के एक वर्ग के लिए कार्य कर रहे थे वो हृदय परिवर्तन के द्वारा कर रहे थे, और उसके बाद अम्बेडकर जी ने जो किया वो कानूनी व्यवस्था के द्वारा किया। फिर बोले कि वो उनमें मतभेद क्यों हुए? फिर मैंने कहा मतभेद हुए थे, मनभेद नहीं थे। और फिर बोले पूना पैक्ट क्यों हुआ? मैंने कहा पूना पैक्ट हुआ कि दोनों में मनभेद नहीं थे, मतभेद थे, इसलिए पूना पैक्ट हुआ, और मनभेद होते तो पूना पैक्ट हो ही नहीं पाता। अम्बेडकर जी कभी उनकी राय मानते ही नहीं, तो माने गए ये राय। फिर बोले अच्छा अशोक के बारे में कुछ बताओ, अशोक कैसे लगते हैं? बोले किताबों का नॉलेज नहीं चाहिए मुझे, जो किताबों में पढ़ा। तो मैंने कहा अशोक के बारे में मेरी राय ये है कि अशोक जो थे महान सम्राट थे, मैंने वही बोला, और अशोक की नीतियां जो हैं अभी तक प्रभावित करती जनता को, ये सब। फिर उसके बाद वो आ गया गांधी जी और पार्टीशन पे। वही JNU के प्रोफेसर पूछे जा रहे थे क्या? बहुत तेज लगातार क्वेश्चन पूछते, बैक टू बैक फायर राउंड था वो। तो मैंने उसका भी आंसर दिया अच्छे से, लेकिन मुझे लगा कि गांधी जी और अम्बेडकर वाले क्वेश्चन ने मेरा सिलेक्शन में बहुत हाथ था, जो मैं उनको अच्छे से डील कर पाया। गांधी अम्बेडकर जैसे स्पेशली क्वेश्चन हुए, और उनके सारे जो थे गांधी जी के स्टार्टिंग मूवमेंट से लेके लास्ट मूवमेंट तक गांधी जी इतना टाइम मिला, ये बड़ी बात है। और आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक TGT SST में है, इसलिए इतना डेप्थ में जाके पूछा गया। PGT वगैरह कई बार आपके थॉट होते हैं, और जनरली सारे इंटरव्यू की बात करें तो सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाता। ये धर्मेंद्र का अपना एक ऐसा था। PRT TGT PGT सब के इंटरव्यू में 80% बातें कॉमन होती है। वो आपके पर्सनालिटी को जज करता है, आपकी थॉट देखता है, आपकी टीचिंग स्किल्स को देखता है। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने सब्जेक्ट में शानदार कमांड रखें, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो प्रश्न का जवाब आप जानते हैं दें, और जो नहीं आता है पूरी ईमानदारी के साथ डिनाई करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फाइनली जब इंटरव्यू कंप्लीट हुआ, फिर हाँ इंटरव्यू कंप्लीट हुआ, लास्ट में उन्होंने बोला मुझसे ठीक है ओके हो गया। स्टूडेंट जिनका पहले था मुझसे एक दिन पहले, वो बोल रहे थे, पता नहीं झूठ बोल रहे थे या सच, ऐसे बोल रहे थे कि हमसे बोल रहे कहाँ सिलेक्शन लोगे अगर हम तुम्हारा पोस्टिंग वहाँ कर दे जम्मू कश्मीर में, आप चाहोगे? अच्छा, इस तरह की बातें सुनने को मिलती है। पता नहीं ये हमें तो ऐसा हाँ सर ऐसा कि कहाँ चाहोगे, ऐसा क्या मतलब? ऐसा मुझे भी नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला ओके ठीक है, इतना ही, वो इंडिकेशन नहीं देते कि आप हैं या न है, क्या है ऐसा। फिर मैं अपना फाइल हाथ में लेके झुक के थोड़ा सा बोला, मैंने कहा उन्होंने कुछ नहीं बोला, मैं बोलता हूँ थैंक यू सर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड नाइस टू टॉक यू सर। और ये बोल के मैं बाहर आ गया, और बाहर आके मैं जैसे ही बाहर आया मैं समझ गया सिलेक्शन हो गया मेरा। मैंने तुरंत पापा को फ़ोन मिलाया, और उसके बाद आपको मिलाया था मैंने इंटरव्यू हो गया है। मैंने पापा को फ़ोन मिलाया, पापा बोले कितनी देर चला इंटरव्यू? मैंने कहा इतनी देर चला, ये क्वेश्चन हुए। तो बोले ठीक है हो जाएगा, सीधे घर आ जाओ।
और फिर आपको ही बताया, तो बोले हाँ। ऐसे ऐसे दूर देर तक चला है इंटरव्यू, ये क्वेश्चन हुए, कितने क्वेश्चन के जवाब दिए तुमने, कितना झूठ बोले, कितना सच बोले। तो मैंने कहा सारा सच ही बोला हूँ मैं। जो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नहीं आया, कंफ्यूज हुआ मैं उस क्वेश्चन जीएसटी वाले पे, उसमें बोला थैंक यू सर, नेक्स्ट टाइम से आई विल टीच, रीड करने के बाद। तो इंटरव्यू में यही खास तौर से ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ हाइड नहीं करना है। वो लोग जो सामने पैनल बैठा है वो आपके जैसे बहुत सारे लोगों को चेक कर चुके हैं, अनुभवी है। और वो समझ जाएगा कि कहाँ आप झूठ बोल रहे हैं, कहाँ बातों को घुमा फिरा रहे हैं। तो सीधे बात कीजिए। और क्या है, एक सर थोड़ा दूं राय, हाँ बिल्कुल। एक राय देना चाहूँगा कि उनको ज़्यादा ओपन एंडेड क्वेश्चन मत दो, आंसर मत दो, जिससे वो आंसर से आंसर पूछ पाए। सीटेड पढ़े हैं आप, हाँ। ये ओपन एंडेड और ये सब बातें पता होगी। हाँ हाँ, और क्लोज एंडेड क्वेश्चन दो। अगर ओपन एंडेड देना है, जैसे उन्होंने पूछा मुझसे कि आपका फेवरेट पर्सन कौन है, तो मैंने कहा मेरे ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर है। अब वो आप कोई पर्सनालिटी बोलेंगे जो नेशनल लेवल के हैं तो उसमें आपको डेथ मिलेगी। हाँ, और विवेकानंद पूछोगे तो लगेंगे योग के बारे में पूछने। हाँ, ग्रैंडफादर के बाद में मैंने गांधी जी को रखा, उनके बाद में स्वामी विवेकानंद को रखा। वैसे तीनों ही मेरे फेवरेट पर्सन हैं, लेकिन मैंने पहले ग्रैंडफादर को रख दिया, तो उनका थोड़ा सा जिज्ञासा खत्म हुई कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछना है। तो गांधी जी उनको देख गए, और गांधी जी भी मैं अच्छे से प्रिपेयर करके ले गया था कि पूछेंगे तो बताऊंगा गांधी जी के बारे में सारी बातें। तो यही है सर कि वहाँ इंटरव्यू में ये बात याद रखना है कि झूठ नहीं बोलना है, बातों को बनाना नहीं है ज़्यादा। वो लोग बहुत एक्सपीरियंस होते हैं। सीधे अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप सॉरी बोल दीजिए, और सॉरी से अच्छा मुझे लगता है, जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस, थैंक यू बोलिए। सॉरी से बहुत गुना अच्छे है थैंक यू सर, नेक्स्ट टाइम आई विल रीड। अच्छा, बच्चे क्या कहते हैं कि सर अभी तो रिटर्न का है, छोड़ो इंटरव्यू की बात है। सही बात है, आपको अभी फोकस करना है, आपको पहले जो प्री क्वालिफाई करना है, क्वालिफाइंग उस एग्जाम पे, फिर आपके अपने सब्जेक्ट में बढ़ानी है आपकी एक्सपर्टनेस। लेकिन इंटरव्यू की तैयारी या किसी भी एग्जाम की तैयारी एक दिन में नहीं होती है। आपकी अदाओं में आना चाहिए वो बातें, बैठने का सेंस, ड्रेसिंग सेंस, बात करने का लहजा। तो अभी जो आदतें, आप भले प्री की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी ना हम ऐसे, एक विनीत है TGT SST, इसका वीडियो है, स्टूडेंट है तुम्हारी इधर, तो उसका मैंने क्या किया, जैसे हम ही 4 लोग बैठ गए और बच्चों को कहा कि आने के लिए, तो उसकी मॉक टेस्ट मतलब उस तरह का। तो आप अपने घर में जैसे मम्मी पापा है, कोई दूसरा पाने लगा, तो ये हो गया, मतलब यानी कि ये इसकी मॉक प्रैक्टिस आप अपने घर में भी कर सकते हैं। बिल्कुल, कभी बैठ गए, अपने पिताजी को बैठा लिया और उनके सामने उस एस्पिरेंट की तरह बात करने लग गए। जी हाँ सर, थोड़ा सा मैं कहना चाहूँ कि KBS भारत में ऐसा एग्जाम है जो इंटरव्यू लेते हैं टीचर का, और NEP हमारी कहती है साहब कि टीचर जो है वो बेस्ट, सबसे अच्छा टीचर आना चाहिए KBS में, और KBS है भी टॉप इंस्टीट्यूट भारत का। तो जो इंटरव्यू है, आप हो सकता है कॉग्निशन मेमोराइज करके एग्जाम निकाल दें, रट के पढ़ के एग्जाम निकाल दें, लेकिन इंटरव्यू निकालने के लिए आपको क्या है, मेमोरी से काम नहीं चलेगा। वहाँ पे आप कितने भी ज्ञानी हैं, सुपर ज्ञानी हैं, आपको वहाँ मेमोरी आपके जाके लॉस हो जाएगा। इंटरव्यू जब हॉल में जाएंगे, आपको क्या है, आपको उसकी प्रैक्टिस अपने बिहेवियर, जैसा सर ने कहा, अपने बिहेवियर में लाना पड़ेगा, अपने कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने होंगे, जैसा कि KB बच्चों का करते हैं हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, पूरा 360। तो इंटरव्यू क्रैक करने के लिए 360 डेवलपमेंट चाहिए। और हम रट सकते हैं चीज़ों को पढ़ के, लेकिन इंटरव्यू के लिए हमें गाइडेंस चाहिए प्रॉपर तरीके से, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कितना बोलना है, ये सब। ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए, वैसे कैसा क्या पहन के गए थे? मैंने सर फॉर्मल पहना था, ब्लू पैंट पहनी थी, और जो एक शर्ट थी सिंपल कलर की। मौसम कौन सा था? मौसम मई मंथ। मई तो उधर हमारा मार्च वगैरह में हुआ था। तो ये है, तो आप, मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि तैयारी, आप पहला टारगेट है प्री क्वालिफाई करना, तो पूरी ताकत झोंको कि उसमें न रह जाए। कई बात होता है कि मेरा तो हो जाएगा, उसके नंबर ऐड नहीं हो रहे हैं तो उसको हल्के मिला, अब पहले ही रह जाओगे तो फिर बाकी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो उसको पूरी तरह से मैथ्स ना कोई शानदार सब्जेक्ट होता है, 20 में 20 सही हो सकता है। रीजनिंग तो 20 में 20 आप 10 सेट सॉल्व करोगे, हो जाएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। हाँ, रीजनिंग एकदम क्लियर कट होता है, लगता है। लैंग्वेज में दिक्कत है, लैंग्वेज में कोई कहेगा कि 20 में 20 ले आओ, तो ये थोड़ी सी उसके अपने बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है। और ये है, यस सर, आप तो सर सोशल के टीचर हैं, लेकिन मैथ ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने कंपटीशन का मैथ्स पढ़ाया है। मैंने, मतलब क्या बताऊं, खैर ये सब आप कभी मिले तो मैं दिल्ली में ऑफलाइन भी मदद करने के लिए और ऑनलाइन दोनों पे मैंने इस बार किया है कि इस बार पूरा जी जान लगा देना। और हमारे पास पूरी टीम है और सारे टीचर्स को मैंने प्रेरित किया है, तुम जैसे इतने अच्छे होनहार हमारे
ये है धर्मेंद्र, बहुत अच्छा मददगार व्यक्ति है। तुम सबकी मदद लेंगे और आपकी तैयारी में जाना चाहते हो, कोचिंग वगैरह ठीक है, आपका मन हो तो वो भी खराब नहीं है, लेकिन आपको लगे कि बिना कोचिंग के भी हम ऐसे लोगों की तैयारी से मदद कर सकते हैं, तो ले सकते हैं, तो बिल्कुल होगा। मैं थोड़ा सा पीजीटी के बारे में भी जानना चाहूंगा, जो लखनऊ में हुआ था वो कैसा, और उसमें सर मैंने एक गलती की थी उस इंटरव्यू में जाने से पहले। क्या था कि मैं 12th क्लास में जो एनसीईआरटी है उसमें मेरी बड़ा अच्छी कमांड है इंडियन हिस्ट्री पे, और वर्ल्ड हिस्ट्री जो है मेरा वो सब्जेक्ट रहा ही नहीं, ग्रेजुएशन में एक पेपर रहा। और वहाँ जो ज़्यादातर सेम इंटरव्यू हुआ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, और वहाँ जो 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 क्वेश्चन थे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हुए बाद में, जब इन सब के बाद सब्जेक्टिव पे आए वो ज्यादा, मतलब उसमें रेशियो ज्यादा डेप्थ में चले गए। नहीं, मुझे लगा टीजीटी में ज़्यादा डेप्थ में थे, लेकिन टीजीटी पे इंडिया पे थे। अच्छा। हाँ, और वहाँ सेम ही था, लेकिन वहाँ क्या था, वो मेसोपोटामिया, अच्छा, हाँ, उन पे वर्ल्ड चले गए। हिस्ट्री पे ज्यादा घुस हाँ, गए, जहाँ पे कमजोरी थी, जहाँ कमजोरी थी। ओहो। और मैं उस इंटरव्यू में ये रियलाइज किया कि मैं 2 क्वेश्चन के आंसर झूठ दे दिया उनको। अच्छा। तो मैं नेम मुझको पता नहीं थे, जो रोमन साम्राज्य के राजा थे उनका नेम मैं गलत तरीके से बता दिया, उन्होंने मुझे इंटरप्रेट भी किया, क्या आप सही बोल रहे हैं? अच्छा, उसने आप कॉन्फिडेंट हैं इस बात पे? और मैं बोल गया। उसके बाद में वो इंटरव्यू मेरा लगभग 20 मिनट चला था, 15 से 20 मिनट, और मैं समझ गया था कि हाँ यहाँ सिलेक्शन नहीं होने वाला है, और मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है 2 क्वेश्चन का आंसर झूठ बोल के। वहाँ मुझे सॉरी बोलना था। ये तो बाकी उसमें रिटर्न में बढ़िया मार्क्स कैसा, क्या ठीक ठाक था? हाँ, रिटर्न में अच्छा मार्क था, मतलब क्वालिफाई से जो था 7-8, बहुत बेहतर नहीं था। हाँ, बहुत बेहतर नहीं था, मतलब 7-8 से ऊपर था। आपका रिटर्न में बहुत बेहतर मार्क्स रहेगा तो इंटरव्यू थोड़ी से बहुत मैटर नहीं करता। नहीं सर, मैटर करता है। हाँ, मैं क्या बताऊंगा आपको। मेरा टीजीटी में रिटर्न से 10 जो क्वालिफाइंग मार्क था 127 था, शायद 76% मेरिट रही थी, और मेरा 137 था, 127 मार्क क्वालिफाइंग 137। मेरे दोस्त, जो 2 दोस्त की कहानी सुना रहा था मैं, एक दोस्त का 148 था और जो था 85% के आसपास था, दूसरे दोस्त का भी क्या था 142 था। अब क्या था, इंटरव्यू में गए और वो जो इंटरव्यू से पहले बोल रहे थे अरे हमारे मार्क तो बहुत ज़्यादा है, इंटरव्यू क्या इफेक्ट डाल देगा, 20 मार्क और 25 मार्क ज़्यादा है कट ऑफ से। अब उस टाइम एक थिंक मेरे मन में चल रहा था, वो थिंक ये कि मैं 20 मार्क जिसके कट ऑफ से ज़्यादा है, 147 है, और मेरे 10 मार्क ज़्यादा, कैसे ये 10 मार्क का जो दायरा है वो कर पाऊंगा मैं कवर? इन लोगों की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है आने की नंबर। तो एक बिलीव था अंदर। एक और भी केवी में चयनित है वो शिक्षिका, वो भी कभी कभी बात होती थी तो वो बोलती कि मेरा 144 मार्क्स है। वो लोग ऐसा था, उनका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग था सर, और वो क्या BHU पढ़े। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, मेरे साथ में जो नहीं था। तो मुझे ये लगता था कि इनके मार्क बहुत ज़्यादा हैं और मुझसे 20 मार्क ज़्यादा है, मतलब कट ऑफ से 20 ज़्यादा है, मुझसे 10 ज़्यादा है, कैसे कवर करूँगा? लेकिन सर मुझे एक बिलीव था कि जो भी गुरुओं ने दिया है वो मैंने पर्सनालिटी में लिया है, मैंने मेमोराइज नहीं किया सर, पर्सनालिटी में लिया है। जो माता पिता ने दिया है वो पर मेरे पिताजी एक बात बोलते हैं, जो अपने बच्चे को अव्यक्त करना नहीं सिखा पाया वो कुछ नहीं सिखा पाया। क्या बात। हाँ, तो बच्चे को अव्यक्त करना जरूर आना चाहिए, कुछ आए ना आए अपने आप को अव्यक्त कर दे, तो वो बात सिखाई थी। और मैं इंटरव्यू, मुझे बिलीव था कि इंटरव्यू में बहुत अच्छा करने वाला हूँ, डर था कास्ट सर्टिफिकेट को लेके ये सब, और इंटरव्यू में मैंने अच्छा किया। और उन लोग का जिनके मार्क मुझसे 20 ज़्यादा थे वो लोग फाइनल सिलेक्शन में नहीं आ पाए, और मैं फाइनल सिलेक्शन में 21 ऑल इंडिया रैंक पे आया, और शायद मुझे इंटरव्यू में 58 और 57 मार्क मिले, और मैंने उन सबको पीछे कर दिया जिनके 147 मार्क रिटर्न में थे। क्या बात। तो इंटरव्यू सर उस टाइम 20% वेटेज था और बहुत ही इंपॉर्टेंट था वो। तो रिटर्न के अलावा इंटरव्यू भी मुझे बहुत जरूरी है। वो एक मार्क्स देखो, मतलब डूबते को तिनके का सहारा, क्योंकि वहाँ 1 नंबर से सिलेक्शन होता है और 1 नंबर से सिलेक्शन नहीं, क्योंकि वहाँ इंटरव्यू में लोगों को ऐसे मार्क भी मिले सर, आउट ऑफ 60 15 मार्क 20 मार्क, जिन लोग का 148 मार्क था, आप थिंक करो, उनका सिलेक्शन रुक गया, तो उनको मेरे हिसाब से 15 मार्क मिले होंगे इंटरव्यू में, वरना उनका सिलेक्शन हो जाता अगर 15 से ऊपर मिलते। ये हुआ एक फायदा धर्मेंद्र को इस बात का भी कि पीजीटी का इंटरव्यू दिया, उसमें बहुत खुद को सेटिस्फैक्शन नहीं मिला कि मैं बहुत बेहतर परफॉर्म कर पाया। उसकी गलतियों को उससे सीख कर उसने टीजीटी वाले में बहुत बढ़िया बेहतर परफॉर्म किया। एक और कला होती है इंटरव्यूअर को अपने जोन में लाने का, कि बातचीत करते करते घुमा के उधर ले आना। ये आप धीरे धीरे प्रैक्टिस से सीखेंगे और आप भी बेहतर कर पाएंगे। अच्छा, इससे पहले नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन था, उसका कुछ बताना चाहेंगे? सर उसमें भी सेम प्रोसेस था, पढ़े हो गया, लेकिन केबीएस का जो था, जो मेरे लिए है वो बहुत ज़्यादा मेमोरेबल। अभी क्या है, एक ही एग्जाम है और दोनों का तैयारी सेम ही है, बड़ी अच्छी और दोनों का इंटरव्यू भी सेम है, तो अच्छे से एक की तैयारी कीजिए और आराम से हो जाएगा। मेरा क्या था, उस टाइम 2 ही स्टेज थे, जो है एग्जाम, रिटन और इंटरव्यू।
लेकिन सिलेबस सेम था, उसमें 180 मार्क था, तो 80 मार्क में जो अदर वाली चीजें थी सिलेबस सेम ही था लगभग, बस टायर जो थे परीक्षा के वो चेंज थे। तो आप मेरे हिसाब से सर हैं गाइडेंस के लिए, आप जो है आप सिलेबस से इधर उधर न रहिए। जैसे एक हमारी अम्मा भी दादी एक कहानी सुनाती है कि घोड़ा आपने देखा होगा, तांगा हमारे यहाँ बोलते हैं, तो घोड़े के आगे आंखों पे ऐसे लगाया जाता है कि आंखों पे लगाया जाता है, एक चश्मे जैसा उसका घोड़े का चश्मा होता है। तो मैं पूछता था कि ये क्यों लगाया जाता है, आंखें खुली क्यों नहीं? तो बोले कि घोड़े की आंखें जो होती है इधर उधर होती हैं, सीधे नहीं होती, अगर ये लगा देंगे तो वो सीधे चलेगा, फोकस्ड रहेगा। तो आपको फोकस्ड रहना है सिलेबस पे, और सिलेबस ओरिएंटेशन तैयारी करनी है, और सिलेबस के इधर उधर देखोगे घोड़े की आंखों की तरफ तो गाड़ी जो है आपकी डिसबैलेंस हो जाएगी, इधर उधर चली जाएगी। तो फोकस्ड रहना है और सीधे लाइन पे रहना है, सिलेबस को पकड़ के तैयारी करना है, ज्ञान के पीछे नहीं भागना है, ज्यादा ज्ञान सिलेबस के पीछे भागना है अगर सिलेक्शन लेना है तो। ज्ञान के लिए तो बहुत, अभी मैं पूरा संसार, अभी मैं एक बहुत बुजुर्ग आदमी थे, एक्सपीरियंस ही पर्सनल है सर, इंटरव्यू से रिलेटेड नहीं है। मैं हिस्ट्री में मुझे बहुत कमांड है, ऐसा मुझे लगता है कि हिस्ट्री मेरी बहुत अच्छी है। अभी मैं दिल्ली आया था ना, लास्ट टाइम आपको फोन किया था, हाँ, तो मैं एक आदमी से मिला और वो आदमी की उम्र 92 ईयर थी। बोले क्या करते हो, क्या पढ़ते हो? हमने कहा मास्टर है। तो बोले काय में? बोले बहुत अच्छा, अंग्रेजी में पढ़ाते हो? मैंने कहा हाँ अंग्रेजी में पढ़ाते हैं। तो बोला किस सब्जेक्ट में किया है मास्टर आपने? हमने कहा हिस्ट्री में किया है। अब उस आदमी ने, मैं इसका आंसर नहीं दूंगा आपको भी, उस आदमी ने मुझसे पूछा कि वेदों का संकलन किसने किया, वेद किसने रचे? हाँ, 92 ईयर के आदमी ने। तो मैंने बोला वेद व्यास जी ने संकलन किया था। बोले अच्छा यही पढ़े हो आप? फिर यही पढ़े हो? और उस आदमी ने प्रूव करके बताया दर्शन से आके कि यहाँ वेद व्यास जी ने संकलन नहीं किया। फिर मुझे लगा कि आदमी कोई भी क्या है ज्ञान दे सकता है, किसी को भी तुमसे ज्यादा ज्ञान हो सकता है। एग्री और डिसएग्री तो आपका है, हक है, लेकिन अपने आप को हाँ, और जो है सिलेक्शन के लिए सिलेबस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो सिलेबस में है ज्ञान है वो लीजिए, इधर उधर मत भागिए, जैसे कि घोड़ा फोकस रहता है। हाँ, अपने आप को पट्टा लगा के, तो सिलेबस का पट्टा अपनी टेबल पे लगा लीजिए, अपने मन में याद कर लीजिए, सिलेबस को आप पढ़ेंगे और अनुभवी शिक्षक जो है, अनुभवी मार्गदर्शक जो है, उनका गाइडेंस होगा तो निश्चित ही सफलता आपके कदम चूमेगी। अच्छा, कई बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं या जॉब करते हैं या कोई ना कोई काम करते हैं, तो उनके मन में एक प्रश्न चल रहा है कि छोड़ूं, तैयारी आए। तो मैं थोड़ा सजेशन देना चाहूँगा कि यदि आप छोड़ सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो पक्का छोड़िए नौकरी, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में तो कभी भी ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन ये मौका दोबारा एज ओवर एज हो जाएंगे तो बड़ी दिक्कतें आएंगी। कुछ बच्चे ओवर एज हो गए और उनको एक मलाल रहता है कि, और वो जो घोड़े वाली बात बता रहे हैं, तो मैंने अपने इंटरव्यू में वो सुना के आया था। कहा कि आपने कविता लिखते हैं? मैंने कहा जी सर। तो वो कि आपको लक्ष्य को इधर उधर नहीं देखना है, तो उसके लिए मैंने लिखा कि अवसर अनंत है यहाँ, और इंटरव्यूअर बड़ा खुश हुआ। अवसर अनंत है यहाँ, तू सोच ले जाना कहाँ, अब मत देख यहाँ वहाँ, अर्जुन की भांति नयन को टिका दे, लक्ष्य है जहाँ। जी बिल्कुल, ये बात है सर। हाँ, अर्जुन की भांति जो है नयन, बहुत अवसर है, लेकिन ये अवसर आपके लिए आप समझो कि एक है, और पूरी तरह से उसी पे केंद्रित होकर प्राप्त करने की कोशिश करें। बिल्कुल। मैंने, आप कॉन्ट्रेक्चुअल काम करते थे केंद्रीय विद्यालय में, उसका एक फायदा मिला? किया आपने? नहीं, मैंने कहीं भी सर काम नहीं किया, लेकिन मेरे पिताजी ने बताया और आपने ही बताया। नहीं, कॉन्ट्रेक्चुअल केवी में काम पढ़ाया था? नहीं पढ़ाया, मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, नहीं पढ़ाया? उसकी कहानी बता रहा हूँ, मैंने उससे पहले कहीं नहीं पढ़ाया। हाँ, लेकिन इंटरव्यू में मैं था, और केवी में कॉन्ट्रेक्चुअल इंटरव्यू अप्रैल में हुए थे, मार्च और अप्रैल मंथ में, आपको पता होगा। हाँ, आपने बताया था। तो ये लोग जो कोचिंग जा रहे थे और कोचिंग में जाके मॉक इंटरव्यू और डेमो दे रहे थे, तो मुझे आपने और पिताजी ने एक गाइड किया। वो मुझसे बोले कि वहाँ क्या है, आपको क्या है, मॉक इंटरव्यू दोगे, प्रैक्टिस होगी। आप केबी, मेरे यहाँ 6 केबी है मेरे डिस्ट्रिक्ट में, हाँ 6 केबी हैं। और कितनी बार मेरे डिस्ट्रिक्ट में एक भी नहीं है। अच्छा। अभी प्रस्तावित है तो मधुबनी बिहार का। अच्छा, हाँ, तो 6 केबी है। तो उन्होंने बोला कि 6 केबी में वैकेंसी निकला है कॉन्ट्रेक्चुअल, वहाँ पैनल बैठा होगा, आपको रियल फील होगा, आप जाइए इंटरव्यू दीजिए। तो वहाँ इंटरव्यू दिए, 6 केबी में सिलेक्ट हो गए, बहुत सारे कैंडिडेट। और उसके बाद में 10 डेज पढ़ाया था अप्रैल मंथ में 10 दिन पढ़ाने का अवसर मिला। उसके बाद इतना ही रहा। हाँ, उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी। तो वो इंटरव्यू कॉन्ट्रेक्चुअल वाला दिया प्रैक्टिस के लिए कि रियल फील हो, क्योंकि वो रियल इंटरव्यू लेने बैठे थे, तो रियल फील हुआ उससे। भले ही पिताजी केंद्रीय विद्यालय में थे, लेकिन सभी दौड़ से गुजर चुका है। और दौड़ से गुजरने का एक और मैं चाहूँगा पर्सनल क्वेश्चन है कि आप जब 10th क्लास में तो आपके साथ बता रहे थे कुछ
कि बड़ा हादसा उसको क्रॉस करके, उसको ओवरकम करके और यहाँ पे आए, बड़ी बात है। तो थोड़ा शेयर करना चाहेंगे? हाँ, ये कहानी मैंने अभी तक जो है ये सच्ची कहानी है और मैंने अभी तक किसी को नहीं बताई। मुझे बहुत सारी, मैं सहानुभूति किसी की नहीं चाहता हूँ। ये कहानी मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं कक्षा 10 से पहले 2009 के आसपास बड़ा थोड़ा सा मैं ओवरवेट था। मेरे में जो फैमिली जो जीन है उसकी वजह से थोड़ा सा मैं मोटा था, लेकिन पढ़ने में बहुत कुशाग्र था। 2009 में उसी मोटापे की वजह से 2009 लास्ट में क्या हुआ कि मैं एक बार अपने खेत पे गया और खेत से जब वापस आया तो मैं गिर गया। मेरे रेटिना पे फोकस डबल बनने लगे, 1% 2 दिखने लगे, 2 इमेज होने लगे। तो मैं घर आया, घर तक आ नहीं मिला मुझे और मैं गिर गया, नाली में गिरा सर। मेरे दोस्त भी साथ थे, वो उठा के मुझे लेके आए। फिर मम्मी ने देखा कि मोटा है, थोड़ा सा हो सकता है गैस बन गई हो पेट में या कुछ हुआ हो, इस वजह से प्रॉब्लम हो, उल्टियाँ हो रही थी मुझे। उसके बाद क्या था, उन्होंने गांव से दवाई दिलाई, तबीयत सही नहीं हुई। और उसके बाद मैं एक ऐसे सदमे में पहुंच गया कि वो बरेली लेके आए और मैं सब कुछ भूल चुका था। मेरी मेमोरी लॉस हो चुकी थी, मेरे हाथ पैर वर्क नहीं कर रहे थे, पूरा राइट हैंड साइड सर पूरा। और मुझे कुछ नहीं पता था मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ, क्या है, सिर्फ मुझे दिख रहा था। तो मुझे पैरालिसिस हुआ था और पैरालिसिस 2009 से लेके 2011 तक मैं विकट पैरालिसिस में निकला। पैरालिसिस आप जानते हैं दिमाग से जुड़ी बीमारी है और बहुत ही गंभीर बीमारी है, और जिसमें मेरे जो राइट हैंड साइड हुआ और राइट हैंड साइड से मैं बोलना भूल गया। अभी मेरे जबान में थोड़ा सा भारीपन है लेकिन योगा से अच्छा हो गया। तो मैं बोलना भूल गया, मैं खुद से खाना भूल गया, और जितने नित्य के काम थे उठने से लेके सोने तक वो सारे काम मेरी मम्मी, मेरी बहन, मेरे पापा ये लोग करते थे। गांव के लोग आते थे देखने के लिए, चलना सब भूल गया। लेकिन क्या था, उसी टाइम पे मैंने 10th का एग्ज़ाम दिया, पिताजी अध्यापक थे। तो 10th के एग्ज़ाम में मैं नंबर से भी कभी ऐसा वो हतोत्साहित नहीं होना है कि मेरे मार्क्स कम आए तो मैं KBS नहीं कर सकता, बड़ा इंस्टीट्यूट है। एक जीता जागता उदाहरण है। मेरे मार्क्स क्लास 10th में मैं जो है ड्राइंग में मेरा, क्योंकि जब न्यूरॉन्स जो है नर्वस सिस्टम चलाता है, ड्राइंग में मैं सिर्फ पास हूँ, 35 मार्क्स है। अच्छा। ड्राइंग में पास हूँ और मैं 2nd डिवीजन आया, मुश्किल से 2nd, 50% के नियर मार्क। लेकिन डरा, धीरे धीरे मैं कवर अप होने लगा घर वालों के आशीर्वाद से, दुआ से और भगवान के आशीर्वाद से, अच्छे कर्मों से। और 12th तक मैं अच्छे से कवर अप हो गया था। ग्रेजुएशन तक आते आते और कवर हुआ। ग्रेजुएशन में मैं 12th PCB से किया सर, और मैं BSc में अप्लाई किया। ऐसे घर वाले बोले कि जो लड़कियां गोबर डालती हैं वो BA करती है, जैसे आप अभी कह रहे थे इंटरव्यू से पहले कि BA के साथ कुछ है। तो मैं चाहता BA करूं, लेकिन मेरे दादाजी बोले नहीं BSc करो। BA क्या करोगे, BA के बाद क्या करोगे, BSc के बाद मास्टर बन जाओगे, साइंस की ट्यूशन पढ़ा लोगे। तो मैंने BSc में एडमिशन भी लिया उसके बाद में, और BSc फर्स्ट ईयर किया और मेरे उसमें 58% मार्क आए, क्योंकि उस बीमारी का असर था मेरे ऊपर अभी तक। और केमिस्ट्री में मेरे कम मार्क थे। मैंने BSc 1 ईयर करने के बाद छोड़ दिया, घर वालों को बड़ा बुरा लगा वो, और BA किया। उसके बाद में BA कर किया तो उसके बाद मैंने हुनर डेवलप किया। तो मैं ये आपसे एक बात कहना चाहूँगा, कोई भी इंसान कितनी भी बुरी कंडीशन में है, मुझसे बुरी कंडीशन नहीं देखी होगी। मेरी माता पिता मेरे रिश्तेदारों को सिर्फ ये लग रहा था कि लड़का जी जाए तो काफ़ी है। मुझे कुछ भी नहीं लग रहा था, जिएंगे या मरेंगे ऐसा सोचने की क्षमता नहीं थी। मैं इस कंडीशन से निकला हूँ कि जो चलना भूल गया हो, जो लिखना भूल गया हो, जो पढ़ना भूल गया हो, जिसका दिमाग सही से काम ना करता हो, जिसे सही होने के बाद लोग पागल कहने लगे हों, चाहे वो रिश्तेदार हों चाहे वो पड़ोसी, पागल कहने लगे हों। लेकिन उस लड़के ने अगर कवर अप किया और KBS के सारे एग्जाम, ये मेरा पहला टीचिंग एग्जाम था, नवोदय के बाद ये एग्जाम था, दोनों मैंने क्वालिफाई किए और KBS के भी तीनों एग्जाम क्वालिफाई किए। तो मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि आपने अगर ठान लिया है तो आप जीत के रहोगे, कुछ भी करके रहोगे। और मैं आजकल बिल्कुल फिट हूँ, और मैंने इसी अपने जज्बे, हौसले की वजह से और अपने आप को प्रूव करने की वजह से ये मुकाम हासिल किया। बड़ी बात। हाँ, बहुत संघर्ष किया है। और मतलब हर एक के जीवन में कोई ना कोई कहानी है, लेकिन ये तुम्हारा बहुत ही बड़ा मूव था, ईश्वर की विशेष कृपा से सर। तो ऐसा आपके साथ भी आपके बड़ों का ब्लेसिंग्स है, आप मेहनत करें, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं सर। एक वो पोयम है ना हरिवंश राय बच्चन जी की, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। तो मेरा आप सभी से ये कहना है, गुरु जी का मार्गदर्शन, बिना गुरु के कुछ भी संभव नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूँ। हाँ, गुरु एक होना जिंदगी में बड़ा जरूरी है। तो आप गिरेंगे चढ़ेंगे, लेकिन कोशिश ना छोड़ें, अपनी कोशिश करते रहें, सफलता निश्चित मिलेगी। फोकस रहें,
गोल पे ओरिएंटेड रहे, सफलता आपके आपके कदमों को जरूर चूमेगी और निश्चित ही चूमेगी। कोशिश करते रहे, बस हार ना माने। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपने धर्मेंद्र का अनुभव सुना, इस तरह के और भी टीचर्स का अनुभव हम आपसे साझा करते रहेंगे। और जब आप रिटर्न की तैयारी करते करते थक जाए तो बीच में इंटरव्यू देख सकते हैं, आपको इंस्पिरेशन मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी। और मुझे विश्वास है कि आप भी धर्मेंद्र की तरह एक शानदार शिक्षक का पद प्राप्त करेंगे केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय में, और आपके घर वाले रिश्तेदार खुश होंगे। आपकी मेहनत ही आपको आपका पद दिलाएगा, और आप मेहनत करेंगे तो आपकी सफलता निश्चित, निर्धारित, निर्विवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।